आप लेंस के अपवर्तन का जो सूत्र है, जिसको आप कहते हैं लेंस का सूत्र, ठीक है, वो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे। फार्मूला आप याद करिए जरा सा। आप लेंस की फोकस दूरी f, लेंस के सामने वस्तु की दूरी u और लेंस के सामने प्रतिबिंब की दूरी v के टर्म में एक सूत्र आपको मैं यहाँ लिख दूँ, आप इससे भलीभांति परिचित होंगे। सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, याद आ रहा है? 1/f = 1/v - 1/u। f क्या है यहाँ पर? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है, ये तीनों के टर्म में जो ये फार्मूला है, इससे आप परिचित होंगे। ये हाई स्कूल में आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, आप हाई स्कूल की किताब से देख सकते हैं, या मैं आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है लेकर के भेज दूंगा, आप देख लेंगे। वो यहाँ पर इतना पूछा भी नहीं जाता है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ये जो है हाई स्कूल बेस की चीज़ है, इसलिए इस सूत्र का जहाँ प्रयोग करना होगा वो हम सीधे प्रयोग करेंगे। इसको आप जानते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे। बहुत फेमस फार्मूला है ये। ठीक है, इसको हम लेंस का सूत्र कहते हैं। ठीक है, लेंस के सामने वस्तु की दूरी हो, लेंस की फोकस दूरी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इससे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं भेज दूंगा। डेरिवेशन आप छोटा डेरिवेशन है, आप समझ जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमको। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करेंगे। फिलहाल हमको आज यहाँ पर क्या पढ़ना है? रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो किसी भी लेंस के सामने, कोई भी लेंस होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा। ठीक है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उस उत्तल या अवतल लेंस के सामने अगर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा ही। ठीक है ना? तो किसी भी लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, भाई लेंस के सामने आपने वस्तु रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, लेंस के दाईं ओर बनेगा या बाईं ओर बनेगा, कहीं कहीं तो बनेगा ही प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन। ठीक है ना? देखिए, आवर्धन क्षमता जो है अलग चीज होती है, उसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। आवर्धन क्षमता अलग चीज है और ये लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन ये अलग चीज है। तो रेखीय आवर्धन आपसे पूछा जाए अगर कि क्या इसका सूत्र है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, देखिए सूत्र अगर आपको लिखना हो तो यहाँ लिख दें, m = होता है m। रेखीय आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को आप m से प्रदर्शित करते हैं। m = होता है क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर हम जरा देखेंगे कि रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है या क्या आता है। ठीक है, चलिए पहले हम उत्तल लेंस वाले केस में आ जाते हैं। उत्तल लेंस के केस में आप आ जाइए। उत्तल लेंस आपका है ये। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु AB रखी हुई है। इस AB वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है? आप जान रहे हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। एक नियम ये हो गया फोकस से जाने वाली किरण के लिए। दूसरी किरण आप ले लेंगे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली। ये दोनों किरणें आपकी B' पर काटेंगी तो A', B' जो है ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इससे इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप
क्या कर सकते हैं, आप जान रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई है a डैश b डैश, वस्तु की लंबाई क्या है ab। तो प्रतिबिंब की लंबाई a डैश b डैश और वस्तु की लंबाई ab के बीच का जो रेशियो है उसी को तुम रेखीय आवर्धन कहेंगे। रेखीय आवर्धन वही तो है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। अब इसको अगर दूसरे टर्म में भी आप यूज करना चाहें तो बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, यह ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एक आपका है ABC, दिख रहा है कौन सा त्रिभुज है ये, एक त्रिभुज है ये वाला ABC, और दूसरा वाला त्रिभुज क्या है A डैश B डैश C। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल A डैश B डैश C। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। क्या है ये, सिमिलर। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश C, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है या समरूप त्रिभुज हैं। और जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं, अर्थात लंब और लंब का अनुपात, कर्ण और कर्ण का अनुपात, और आधार का अनुपात, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। ठीक है ना। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप हैं, इसलिए क्या होगा, A डैश B डैश, ये देख रहे हैं A डैश B डैश दाएं तरफ का लंब है बटे AB, देख रहे हैं भाई। एक त्रिभुज के एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, इसका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, बराबर क्या होगा, इधर का आधार है A डैश C और इधर का आधार क्या है AC। दिख रही बात आपको। ठीक है, A डैश B डैश आप देख रहे हैं प्रतिबिंब की लंबाई है, AB क्या है, वस्तु की लंबाई है। A डैश B डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, AB वस्तु की लंबाई है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को तो आप कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो ये क्या चीज हो गया, ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन। इसको हम लिखेंगे m से, क्या लिखेंगे, m। रेखीय आवर्धन को m से दिखाते हैं, तो m हो गया, m की वैल्यू क्या हो गई, A डैश B डैश अपान AB। अब जरा चिन्ह सहित मान रख दीजिए, चिन्ह सहित मान रखेंगे आप जब, तो A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश प्रतिबिंब की लंबाई है। माना हम प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाते हैं, लेंथ ऑफ इमेज क्या है I, लेंथ ऑफ इमेज क्या है I। लेकिन चूंकि प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बना हुआ है तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस I अपान AB क्या है, AB वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को अगर हम O से दिखाएं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है या वस्तु की जो लंबाई है उसको O से दिखाया जाए, तो वस्तु चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है और मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। तो माइनस I अपान O हो जाएगा, इज इक्वल टू A डैश C। A डैश C क्या है, A डैश C जो है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। क्योंकि दाईं तरफ है इसलिए इसको हम V से दिखाएंगे और पॉजिटिव में दिखाएंगे, धनात्मक होगा, क्योंकि लेंस के दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है। अपान AC जो है वह U होगा, अर्थात प्रतिबिंब, माफ कीजिएगा, वस्तु की दूरी है और वस्तु चूंकि बाईं तरफ है इसलिए ये दूरी माइनस में लिखी जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ से। इसलिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ के माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, I अपान O इज इक्वल टू V अपान U। ये फार्मूला आप देख रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यही रेखीय आवर्धन का सूत्र है, यही रेखीय आवर्धन का सूत्र है, m इज इक्वल टू I अपान O इज इक्वल टू V अपान U। दिस इज द फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इट इज आल्सो करेक्ट फॉर द कॉनकेव लेंस। ये अवतल लेंस के लिए भी सत्य है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या अगर उत्तल लेंस के लिए फार्मूला ये आया हुआ है तो अवतल के लिए भी यही आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दाईं तरफ
अवतल लेंस का जो फिगर है वो बना दिया है, दिख रहा होगा आपको। अवतल लेंस का फिगर है ये। अवतल लेंस के सामने वस्तु रखी हुई है, AB वस्तु। आप जानते हैं कि अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा सीधा छोटा बनता है और हमेशा फोकस, यहाँ फोकस पड़ेगा और फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में पड़ता है, ठीक है। AB वस्तु है तो B से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर, उनका अपवर्तन हो जाता है और अपवर्तन के बाद ये दूर हो जाती हैं। जब इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। और एक प्रकाश किरण हम लेंगे प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली, ये दोनों प्रकाश किरण यहाँ काटेंगी तो A डैश B डैश जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। वही फार्मूला यहाँ भी लागू होगा, क्या कि लेंस के सामने बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन। तो हो जाएगा यहाँ पे M इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई है A डैश B डैश, दिख रहा होगा आपको। वस्तु कहाँ पर है, वस्तु की लंबाई है AB, ठीक है ना। A डैश B डैश अपान AB इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ABC दिख रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। इसलिए दोनों के लंब का जो रेशियो होगा, A डैश B डैश छोटे वाले का लंब है, AB बड़े वाले का लंब है। इसलिए छोटे वाले का आधार हो जाएगा A डैश C, क्या हो जाएगा A डैश C, और बड़े वाले का आधार क्या हो जाएगा AC, AC बड़े वाले का आधार है और A डैश C छोटे वाले का आधार है। क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए चिन्ह सहित, M इज इक्वल टू हो जाएगा A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम दिखा रहे हैं I से, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज। और ये प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बना हुआ है, सीधा चुकी है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, इसलिए ये प्लस में लिया जाएगा। तो प्लस लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। अपान AB, AB क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई AB है और वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं। वस्तु भी सीधी है, प्रतिबिंब भी सीधा है, वस्तु भी सीधी है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बराबर A डैश C। A डैश C क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो माइनस भी होगा, इसलिए क्योंकि लेंस के बाईं तरफ की दूरी है। और AC क्या है, AC जो है वह वस्तु की दूरी है, माइनस U लिखी जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी लेंस के बाईं तरफ है। तो माइनस V होगा, माइनस U होगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है ही है ऑलरेडी। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा I अपान O इज इक्वल टू V अपान U। क्लियर बात हो रही है। तो ये लेंस के रेखीय आवर्धन की ये फार्मूला है। उत्तल लेंस होगा तो भी सत्य होगा और अवतल लेंस होगा तो भी सत्य होगा, ठीक है ना। चलिए अब रेखीय आवर्धन जो है इसी का थोड़ा सा और दूसरा फार्मूला आपको हम बताते हैं, ठीक है। इसमें लेंस की फोकस दूरी कहीं इंक्लूड नहीं है, तो लेंस की फोकस दूरी के टर्म में अगर आपको ये चाहिए कि रेखीय आवर्धन का क्या फार्मूला है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। M इज इक्वल टू क्या होता है, I अपान O इज इक्वल टू V अपान U। ये क्लियर बात हो गई। ये किसका फार्मूला है, ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। M की वैल्यू को चाहे I अपान O समझिए, चाहे V अपान U समझिए, दोनों चीजें एक ही है। अच्छा, ये देखिए, ये फार्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया है। इस फार्मूले को आप आपके द्वारा वेल नोन है, ये अच्छी तरह आप इसको जानते हैं, इसमें आपको कोई नई चीज बतानी नहीं है। क्या फार्मूला है, 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U। इस फार्मूले से आप परिचित हैं, ठीक है।
अब क्या करेंगे इसी फार्मूले में दोनों तरफ, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी, बाईं तरफ और दाईं तरफ अर्थात दोनों तरफ, ठीक है, क्या करेंगे v से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा v अपान एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर v में से मल्टीप्लाई करेंगे, v अपान v क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ v से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा v अपान, कुछ नहीं किया गया, केवल क्या किया गया सभी अंश को किससे मल्टीप्लाई किया गया v से, तो हो गया v अपान एफ इज इक्वल टू v अपान v का मान 1 हो जाएगा माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे v से तो v अपान u हो जाएगा। अब बताओ v अपान u देख रहे हो इस चीज को, ये क्या है, यही तो रेखीय आवर्धन है, तो क्या रख सकते हैं इसको v अपान एफ इज इक्वल टू 1 माइनस m, ये m आपका हो गया, तो m को पक्षांतर कर लो बाईं तरफ, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ये उधर जाएगा v अपान f, या m इज इक्वल टू हो जाएगा तिरछा उड़ा कर दो f माइनस v अपान f। यह जो है फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। m इज इक्वल टू f माइनस v अपान f, फोकस धुरी और v के पदों में ये फार्मूला आप जहां भी चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर होता है ना m दिया हुआ है, f दिया है, v दिया है, u नहीं दिया हुआ है ना, तो रेखीय आवर्धन आप यहां से निकाल सकते हैं। क्या किया था आपने इसी लेंस के सूत्र में सभी अंश को आपने v से मल्टीप्लाई कर दिया था। बात क्लियर हो गई। अब आप इसी फार्मूले में दोनों तरफ, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे u से। इसी फार्मूले को एक बार फिर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं u से, तो क्या हो जाएगा u अपान f, u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा u अपान f इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा u अपान v, अरे 1 अपान v को u से मल्टीप्लाई करोगे u अपान v तो आएगा, माइनस यहाँ u से मल्टीप्लाई करोगे तो u अपान u का मान हो जाएगा 1 तो माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है यहाँ तक। या ये हो जाएगा u अपान f, 1 को पक्षांतर इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 1, u अपान f यहाँ ऑलरेडी है, माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या यहाँ पे है u अपान v। देखो v अपान u जो है वह तो m लिखा जाता है, v अपान u को क्या लिखते हैं m लिखते हैं, और ये क्या है यह u अपान v है, तो u अपान v को इसका उल्टा कर देंगे, क्या लिखेंगे 1 अपान m। अगर v अपान u को m लिखते हैं, ठीक है, तो u अपान v को 1 अपान m लिखेंगे, तिरछा उड़ा कर दीजिए तो हो जाएगा u प्लस f अपान f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान m। आपको m का फार्मूला चाहिए, ठीक है, लेंस का जो रेखीय आवर्धन है उसका फार्मूला चाहिए, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उल्टा कर देंगे तो f अपान f प्लस u, ये रेखीय आवर्धन का दूसरा फार्मूला है और ये रेखीय आवर्धन का पहला फार्मूला था, ठीक है। तो एक फार्मूला आपका ये है बेसिक फार्मूला, ये इसको आप याद रखेंगे। एक फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया एफ एम इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपान एफ, और एक फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया एम इज इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू। तो ये तीनों फार्मूले आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। ये लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है, ठीक। चलिए अब आपको लेंस के संबंध में एक न्यूटन का सूत्र है, न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का फार्मूला या न्यूटन का सूत्र जो है इसी लेंस की फोकस दूरी से रिलेटेड है। लेंस की फोकस दूरी से संबंधित एक न्यूटन का फार्मूला पूछा जाता है अक्सर। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूले में कुछ है नहीं, लेकिन वो फार्मूला जो है पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्या है फार्मूला, देखिए बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या है ये, न्यूटन्स फार्मूला या न्यूटन का सूत्र, न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है, या न्यूटन्स का सूत्र, ठीक है, न्यूटन का सूत्र।
न्यूटन का सूत्र या न्यूटन फार्मूला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये लेंस है, पतले लेंसों के लिए ही सारे सूत्र ये मतलब सही होते हैं, ये आप जानते रहिएगा। ये लेंस आपका है, यहाँ पर लेंस का प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस को हम दिखा रहे हैं F1 बिंदु, जो पहला फोकस बिंदु है उसको F1 दिखा रहे हैं। दूसरा फोकस बिंदु यहाँ पर होगा, इसको हम दिखा रहे हैं F2 से। F1 प्रथम फोकस बिंदु है, F2 द्वितीय फोकस बिंदु है, ठीक है। पहली जो फोकस दूरी है, फोकस बिंदु नहीं, फोकस दूरी बता रहा हूँ। पहली जो फोकस दूरी है उसको हम लिखेंगे F से। किससे लिखेंगे? F से लिखेंगे पहली फोकस दूरी को, या लेफ्ट में है तो आप F डैश से कर सकते हैं। किससे करेंगे? F डैश से, ठीक है। द्वितीय फोकस दूरी है, द्वितीय फोकस दूरी को F से दिखाएंगे। बात क्लियर यहाँ तक हुई? पहली फोकस दूरी को F डैश से, दूसरी फोकस दूरी को F से, और ये F1 F2 फोकस बिंदु है। वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, ये हो गई आपकी वस्तु। वस्तु कौन सी हो गई? AB। इस AB वस्तु की दूरी कहां से? प्रथम फोकस से। क्या है? X डैश, X डैश, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रतिबिंब यहां बने, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ये तो पहले जानते हो, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखिए प्रतिबिंब यहां बन गया ना प्रतिबिंब। AB वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? A डैश B डैश। देखिए ध्यान से, AB वस्तु है, प्रतिबिंब क्या बना? A डैश B डैश, ठीक है। अब F डैश जो है वह प्रथम फोकस दूरी है, F जो है द्वितीय फोकस दूरी है, और प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी को X डैश से दिखाया गया है, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाया गया? X से। पहला वाला उधर X है, X डैश है, इधर क्या है? X है। मतलब द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी X है, और प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी X डैश है। अगर ऐसा है, F डैश क्या है? X डैश क्या है? क्लियर हो गया। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी X डैश, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी X। अगर ऐसा है तो न्यूटन ने कहा था कि X डैश इज इक्वल टू F डैश होता है। सिंपल सा फार्मूला है, X डैश इज इक्वल टू F डैश। कैसे कहा था, कैसे होता है? अभी सिद्ध कर दें 2 मिनट के अंदर। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। यहां से ऐसे आप ऐसे लंब डाल दीजिए। ये आपका पॉइंट C है ना। इसको M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको M मान लिया, इसको N मान लिया। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABF1 और त्रिभुज CNF1, मतलब एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए आपके। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABF1 ये सिमिलर है, समरूप है। किसके समरूप है? ट्रायंगल CNF1 के। और अगर समरूप है तो क्या होगा? लंब का अनुपात बराबर आधार, लंब का अनुपात बराबर आधार का अनुपात बराबर कर्ण का अनुपात। तो लंब का अनुपात क्या हो जाएगा? AB अपान CN। ध्यान दो, अरे ये दोनों त्रिभुज समरूप आपके हैं, तो इसका लंब हो गया AB, इसका लंब हो गया CN। सिंपल सी बात है। इज इक्वल टू इसका लंब क्या हो, इसका आधार क्या हो गया? BF1, अभी चिन्ह बाद में रख देंगे। BF1 अपान इसका आधार क्या हो गया? CF1। देख लो ध्यान से, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो लंब हो गया AB अपान CN इज इक्वल टू BF1 अपान CF1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए अब इसी प्रकार से, जैसे ये आपका समरूप त्रिभुज था,
वैसे देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी समरूप हैं, ठीक है। जैसे MCF2 और A', दिख रहा है। कौन सा? MCF2 और A', ये भी आपके समरूप हैं। समझ रहे बात को? कौन से? ट्रायंगल MCF2 ये सिमिलर है, MCF2 सिमिलर है किसके? A', B', F2 के। दिख रहा है? MCF2 त्रिभुज A', B', F2 के समरूप है, इसलिए इसका लंब, पहले का लंब क्या हो जाएगा? पहले का लंब MC अपान दूसरे का लंब क्या हो जाएगा? A', B', पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार हो जाएगा CF2। क्या हो जाएगा? CF2। पहले का आधार बटे दूसरे का आधार हो जाएगा B', सिंपल सा है। इसका लंब बटे इसका लंब बराबर ये आधार CF2 बटे B', अब ध्यान दीजिए जरा, MC की जो लंबाई है वह AB के इक्वल है, और ये समांतर रेखाएं जा रही हैं, MC की जो लंबाई हुई, ये लंबाई वो AB के इक्वल हो जाएगी। तो जहां MC लिखा है वहां पर AB लिख सकते हैं अपान, ठीक है। और A', B' की जो लंबाई है वो CN के इक्वल है, यहाँ भी समांतर रेखा जा रही है, तो A', B' की लेंथ CN के इक्वल है। तो जहां यहाँ पर A', B' था, यहाँ क्या लिख देंगे? CN, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे, तो आ गया यहाँ पे CF2 अपान B', लिख रहा है। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, एक बार यहाँ हमने लगाया समरूपता का नियम, एक बार यहाँ लगाया समरूपता का नियम। समीकरण नंबर 1 और 2 पर आप निगाह डालिए, इन दोनों समीकरणों के जो बाएं पक्ष हैं वो सेम हैं, तो दाएं पक्ष भी सेम होने चाहिए। क्या हो जाएगा? BF1 अपान CF1 बराबर CF2 बटे B', दिख रहा है? BF1 बटे CF1 बराबर CF2 बटे B', क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर BF1 को क्या है? BF1 देखिए, BF1 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है की दूरी x' है, पहले से मान रखे हैं। बाईं तरफ क्योंकि है तो अब इसकी जगह पे लिख दे रहे हैं -x' अपान BF1 हो गया -x' बटे क्या? CF1 जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो f' है, बाईं तरफ है तो माइनस में लिखा जाएगा -f' बराबर, आगे क्या है? CF2 क्या है? ये फोकस दूरी है दूसरी वाली, इसको हम लिखेंगे F से, तो यहाँ पर F हो गया अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगे क्या लिखा है? B', तो B', जो है इसकी लेंथ है x, और ये चूंकि दाईं तरफ है इसलिए यह धन से लिखा जाएगा, x हो गया। अब ये दोनों देखिए माइनस माइनस है ना, तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा? x अपान x' अपान f' इज इक्वल टू f अपान x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x बराबर f हो गया। x बराबर f। इस फार्मूले को हम कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला या न्यूटन का सूत्र। इस पर भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। x बराबर f है ना। अगर दोनों फोकस दूरियां बराबर हैं तब, अगर दोनों फोकस दूरियां बराबर हैं तब क्या होगा? तब उस अवस्था में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? f' और f दोनों एक ही हो गया, तो क्या हो जाएगा? f स्क्वायर। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f स्क्वायर। ये फार्मूला जो है सीधे लगा देंगे अगर दोनों फोकस दूरियां बराबर हैं। कब बराबर होंगी? जब दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी और दोनों तरफ के माध्यम आपके सेम होंगे, तो फोकस दूरियां दोनों तरफ की बराबर होंगी। समझ गई बात को? तो ये इस तरह से आप न्यूटन का जो फार्मूला है इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा। छोटा सा इसका प्रूफ है, इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद और इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा उसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो आपको कल वाले वीडियो में बताया जाएगा।